स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज़ इवेपोरेशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कूलिंग इफ़ेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से कौन सा कूलिंग इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, हमें यही स्टडी करना है। जनरली आप ऐसा फील किए होंगे कि जब आप कोई स्प्रे अपने बॉडी पे मारते हो, जनरली डीओ हो गया या कोई ऑयल हो गया, तो ये आपके बॉडी पे कूलिंग इफ़ेक्ट डालता है। कोई भी स्पिरिट सपोज दैट अपने स्किन पे आप डालते हो तो ये स्पिरिट आपके बॉडी पे कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये कूलिंग इफ़ेक्ट किस तरह से आता है? जब कोई स्पिरिट हमारे बॉडी के किसी पार्ट पे पड़ता है, स्किन पे, तो स्किन में जो हीट रहती है वो स्पिरिट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हीट वो एब्जॉर्ब करता है वो स्पिरिट वो लेटेंट हीट के फॉर्म में होती है, जिस वजह से वो स्पिरिट उस हीट को एब्जॉर्ब करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने पहले स्टडी किया है। तो जब ये हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में ये स्पिरिट हमारे स्किन से उतना हीट जब एब्जॉर्ब कर लेता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे स्किन पे उतने हीट की कमी हो जाती है और ये स्पिरिट हमारे ऊपर कूलिंग इफ़ेक्ट डाल देता है। ओके, तो यही होता है कूलिंग इफ़ेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। जब किसी बॉडी पे किसी लिक्विड के इवेपोरेट होने की वजह से उसमें कूलिंग इफ़ेक्ट, ठंडा प्रभाव पड़े, तो इस इफ़ेक्ट को हम कूलिंग इफ़ेक्ट ऑफ इवेपोरेशन कहते हैं। द इफ़ेक्ट कॉजेज कूलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय इवेपोरेशन इज कॉल्ड कूलिंग इफ़ेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। वो इफ़ेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट पे कूलिंग इफ़ेक्ट डाले इवेपोरेशन के द्वारा, वही कूलिंग इफ़ेक्ट ऑफ इवेपोरेशन है। बिकॉज इन इवेपोरेशन द लिक्विड डेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी। क्योंकि इवेपोरेशन में जो लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है वो उस ऑब्जेक्ट से उतना लेटेंट हीट के फॉर्म में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज़ ड्यू टू द टेकन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यह किस वजह से होता है? वो उस बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में उतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से उस बॉडी में उतनी एनर्जी की, हीट एनर्जी की कमी हो जाती है और उस बॉडी पे कूलिंग इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके हमें कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इफ़ वी स्प्रे सम स्पिरिट ऑन आवर हैंड इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द स्किन पार्ट ऑफ आवर हैंड। अगर हम अपने हाथ में कोई भी स्पिरिट, जनरली आपके पास ड्यू वगैरह होता है, तो वो अपने स्किन पे आप डालते हैं तो वो गैस में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। अब ये गैस में कन्वर्ट कैसे हुआ है? ये जो स्पिरिट है वो हमारे हैंड के स्किन से हीट एनर्जी लेटेंट हीट के फॉर्म में ले लिया है और इवेपोरेट हो गया है, जिस वजह से हमारे स्किन के पार्ट पे कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाता है और उतनी हीट की कमी हो जाती है। यही रीज़न है कि हमारे उस पोर्शन पे हैंड के कूलिंग फील होता है। हमारा नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है, गर्मियों के दिनों में जनरली मटके में पानी रखा जाता है। आप जानते हैं मटके में जो पानी रहता है वो कूल रहता है, ठीक है, मिट्टी का जो मटका होता है। तो गर्मियों के दिनों में अर्थन पॉट जो होता है उसमें वाटर रहता है, तो वो वाटर कूल कैसे रहता है? इसका भी रीज़न कूलिंग इफ़ेक्ट ऑफ इवेपोरेशन है। क्यों इसका रीज़न कूलिंग इफ़ेक्ट ऑफ इवेपोरेशन है? ये जो अर्थन पॉट है, इसका जो सरफेस होता है, वो मिट्टी का बना होता है और इसमें टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ओके, अर्थन पॉट में छोटे छोटे छेद होते हैं। ये जो मिट्टी का अर्थन पॉट है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब इस अर्थन पॉट के अंदर जो वाटर है, इन टीनी पोर्स से इस अर्थन पॉट के सरफेस पे आ जाता है वाटर। धीरे धीरे जो वाटर है इस अर्थन पॉट के सरफेस पे आ जाता है रिसते हुए। ओके, तो जो अर्थन पॉट में पोर्स होते हैं उससे ये अर्थन पॉट के सरफेस पे सिप करते हुए ये वाटर आ जाता है, और ये वाटर जो अर्थन पॉट के
सरफेस पे आया है ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होने लगता है। कैसे इवेपोरेट होता है? इसके बल्क पोर्शन में जो वाटर है, ये अर्थन पॉट के सरफेस पे जो वाटर गया है, ये इसके बीच वाले पार्ट से, अर्थन पॉट के बल्क वाले पार्ट से में जो वाटर है उससे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में हीट एनर्जी ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है सरफेस पे जो वाटर है, जिस वजह से बल्क वाले पोर्शन में उतने लेटेंट हीट की कमी हो जाती है जितना हीट सरफेस वाला जो वाटर गया है पोर्स के थ्रू, उसमें जितना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में हीट लिया है बल्क पोर्शन वाले वाटर से, जिस वजह से बल्क वाले पार्ट में कूलिंग इफेक्ट पड़ जाता है और बल्क के पार्ट में जो वाटर है, बीच वाले पार्ट में जो वाटर है वो ठंडा रहता है। यही रीज़न है कि गर्मियों के दिनों में हम मटकों में अर्थन पॉट में वाटर रखते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि अर्थन पॉट में जो वाटर होता है वो कैसे कूल रहता है। ओके, तो in hot summer days water is generally kept in earthen pot because water exists in earthen pot does not get hot. The earthen pot has large number of tiny pores on the surface of the water kept sipping from the pores of the outside of the pitcher surface. क्योंकि अर्थन पॉट में टीनी पोर्स होते हैं, जिस वजह से जो टीनी पोर्स हैं अर्थन पॉट में, उसके थ्रू वाटर अर्थन पॉट के जो मिट्टी का पिचर होता है, पिचर के सरफेस पे पहुंच जाते हैं और कंटिन्यूसली ये रिसाव होता रहता है पानी का, और बल्क के पोर्शन में जो वाटर है उससे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में ये सरफेस पे पोर्स के थ्रू जो वाटर पहुंचा है वो हीट एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में ले लेता है और हमारा जो वाटर रहता है वो कूलिंग इफेक्ट की वजह से ठंडा रहता है। यही रीज़न है कि गर्मियों के दिनों में हम मटकों में पानी रखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, आप जनरली देखे होंगे अर्थ का जितना भी पानी है वो एक साथ इवेपोरेट नहीं होता है, क्योंकि अर्थ का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, इट शुड बी, जैसा कि यहाँ नोट्स में मैंने डिस्क्राइब किया है, इट शुड बी नोटेड that all the water on the earth does not get evaporated due to the high value of latent heat of vaporization of water. अर्थ का सारा पानी इवेपोरेट इसलिए नहीं होता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वाटर का वो बहुत ज़्यादा हाई है। आपको मैंने बताया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का कितना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो इसको याद करिए, आप रिवाइज करते रहिए, जो भी मैं प्रीवियसली आपको लेक्चर दिया हूँ उन सबको आप देखते रहिए वीडियो को। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो भी है वाटर का वो हाई होने की वजह से अर्थ का पूरा वाटर एक साथ इवेपोरेट नहीं होता है। कुछ जगहों पे आप देखे होंगे गर्मियों के दिनों में वाटर का छिड़काव किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है ग्राउंड पे। ये स्प्रिंकल क्यों होता है गर्मियों के दिनों में? बिकॉज दिस वाटर इवेपोरेट्स बाय टेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये वाटर जो छिड़का जाता है गर्मियों के दिनों में ज़मीन पे, अर्थ पे, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में हीट एनर्जी को ह्यूज अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ से, जिस वजह से अर्थ पे कूलिंग इफेक्ट पड़ जाता है और वहाँ का एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है और वहाँ के आसपास का जो एरिया रहता है वो उतने हीट एनर्जी को लूज़ कर देता है। जब ये वाटर छिड़काव के वजह से जो ज़मीन पे वाटर है वो इवेपोरेट, विलेज वगैरह में देखे होंगे शाम के समय लोग छिड़काव करते हैं वाटर का, तो ये कूलिंग इफेक्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो ये कूलिंग इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, जिस वजह से हमें कूल फील होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन का। और भी हम एग्जांपल अगर चाहें तो देख सकते हैं। गर्मियों के दिनों में इन हॉट समर डेज जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बॉडी पे स्किन पार्ट से स्वेट निकलता है। व्हेन स्वेट इवेपोरेट्स, जब ये स्वेट इवेपोरेट होता है तो हमारे बॉडी से ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में हीट एनर्जी लेता है, जिस वजह से हमारे बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट आ जाता है और हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये भी नेक्स्ट एग्जांपल था। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं
कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन के। ओके, डेजर्ट कूलर कॉजेज कूलिंग इफेक्ट बाई कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। डेजर्ट कूलर भी एक कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन का एग्जांपल है, क्योंकि हाई टेम्परेचर, बिकॉज द हाई टेम्परेचर एंड ड्राइनेस इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। डेजर्ट कूलर के अंदर जो वाटर होता है वो हाई टेम्परेचर के वजह से ईजिली इवेपोरेट होता है और उसमें कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, जिस वजह से उस कूलर से जो एयर निकलता है वो हमें कूल एयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सभी जितने भी एग्जांपल्स थे वो कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन के थे। तो आई होप आप लोगों को कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट जो है कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन का, वो आपको ये याद रखना है कि ये जो कूलिंग इफेक्ट पड़ता है किसी बॉडी में, ये आपके ये जो कूलिंग इफेक्ट है किसी भी बॉडी में इवेपोरेशन जब होता है तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में कूलिंग इफेक्ट किसी बॉडी पे पड़ता है, जिस वजह से हमको कूल फील होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपको याद रखना होगा इस पॉइंट में। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। जनरली आपके लेसन में 5 स्टेट ऑफ मैटर दिए हैं जो कि आपको स्टडी करना है। जनरली 5 स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में तो आप स्टडी कर चुके हैं कि सॉलिड का शेप, साइज, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वाटर का लिक्विड का शेप और साइज डेफिनेट नहीं होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है। गैस का ना तो शेप डेफिनेट होता है ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है। इंटरमॉलिकुलर स्पेस के बेसिस पे भी आप तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफरेंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस आप अपने नोटबुक में लिख के डिस्क्राइब करके मुझे शो करेंगे। ओके, प्लाज्मा स्टेट मैटर का क्या होता है? ये जो प्लाज्मा स्टेट है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है और ये इसको हम सुपर हॉट स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इट इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये 4th स्टेट मैटर का होता है बहुत ज़्यादा एट वेरी हाई टेम्परेचर। जो जब बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर किसी गैस का बढ़ा देते हैं, ओके, जैसे हाइड्रोजन हो गया, एट वेरी हाई टेम्परेचर गैसेस गेट्स आयनाइज्ड, आयंस के फॉर्म में गैस कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हीलियम जो है वो अपने आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन भी अपने आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हीलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, गैसेज आयनाइजेशन हो जाता है। तो बाय द आयनाइजेशन एट वेरी हाई टेम्परेचर प्लाज्मा स्टेट इज फॉर्म्ड। जब गैस हाई टेम्परेचर पे आयनाइज्ड हो जाते हैं और आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और प्लाज्मा स्टेट के फॉर्मेशन से गैसेस जो हैं वो ग्लो करने लगते हैं, उनमें चमक आ जाती है आयनाइज्ड जब हो जाते हैं। तो ये 4th स्टेट है मैटर का। जनरली स्टार्स, सन वगैरह, जितने सन भी एक स्टार है तो आप देखे होंगे उसमें भी प्लाज्मा स्टेट के ही वजह से स्टार्स जो भी हैं, जनरली हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है वो प्लाज्मा स्टेट के गैसेस के आयनाइज्ड होने के वजह से, सन में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये गैसेस जब आयनाइज्ड हो जाते हैं तो सन जो है वो ग्लो करता है। किस वजह से? प्लाज्मा स्टेट के फॉर्मेशन होने की वजह से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्लाज्मा स्टेट मैटर का क्या होता है। ये 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है। एट वेरी हाई टेम्परेचर गैसेस गेट्स आयनाइज, प्लाज्मा इज फॉर्म। बहुत हाई टेम्परेचर पे जो गैस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जितने भी हमारे नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान, ये सब हमारे नोबल गैसेस हैं। ये सब जब आयनाइज्ड हो जाते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर तो प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल में मैं आपको स्टार और सन का एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में हमारे स्टार्स और सन बहुत सारे हैं, तो प्लाज्मा स्टेट हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में है। ओके, तो ये सन और स्टार्स क्यों ग्लो करते हैं? प्लाज्मा स्टेट जब फॉर्म होता है, इनमें गैसेस जब आयोनाइज्ड हो जाते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, देन प्लाज्मा स्टेट इज फॉर्म इन सन एंड स्टार। तो ये 50 स्टेट ऑफ मैटर का है। इलेक्ट्रिसिटी जब हम अपने नियॉन साइन बल्ब
या फिर ट्यूबलाइट वगैरह आप देखे होंगे, जब उसका बहुत लो प्रेशर होता है बल्ब में, ग्लास के अंदर, और जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जब उसमें हाई टेम्परेचर आ जाता है, तो उस ग्लास के अंदर नियॉन गैस होती है। ओके, नियॉन गैस या हीलियम गैस जब आयनाइज होते हैं तो वो जो ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह होता है वो ग्लो करने लगता है। ये भी यहाँ पे भी हमारा प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से बल्ब ग्लो करता है, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। फ्लोरेसेंस ऑफ नियॉन साइन बल्ब, फ्लोरेसेंस मतलब चमकना, फ्लोरेसेंस ऑफ नियॉन साइन बल्ब इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा स्टेट। ओके, हीलियम एंड नियॉन आयन जब फॉर्म होते हैं तो प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है नियॉन साइन बल्ब में। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम नियॉन आयन दे स्टार्ट्स ग्लोइंग एंड दीज आयंस आर कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। जब ये हीलियम और नियॉन आयन का फॉर्मेशन होता है हाई टेम्परेचर पे, तो वो ग्लो होने लगते हैं, चमकने लगते हैं, और प्लाज्मा स्टेट का बल्ब में फॉर्मेशन होता है। तो मैं आई होप दैट आपको ये प्लाज्मा स्टेट समझ में आ गया होगा, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का है और यूनिवर्स में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पांचवा स्टेट जो है मैटर का वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। जनरली क्लास 9th में आपके बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, क्योंकि आपको क्वांटम लेवल पे पार्टिकल्स के बारे में क्लास 9th में स्टडी नहीं करना है, इवन 10th में भी नहीं है, 11th में आपको स्टडी करना है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट जो है ये हमारा फिफ्थ स्टेट होता है मैटर का। ओके, और इन 1920 एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस फर्स्ट डिस्कवर दिस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, और आइंस्टाइन ने जो है इस स्टेट ऑफ मैटर के लिए अप्रूवल भी किया था इनके साथ आकर के। ठीक है, तो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट आपको याद रखना है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का है। 1920 में इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था, और ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट होता है मैटर का, ये इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स के मिलने से बनता है। इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उनको इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स कहते हैं। ये इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स के थ्रू कैसे फॉर्म होता है ये 9th में आपके क्लास में नहीं दिया है। आपके क्लास में बस आपको ये पढ़ना है कि फिफ्थ स्टेट मैटर का होता है, सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था। और ये जब हम बोसॉन्स को कंडेंसेशन कराते हैं, ये इस स्टेट का फॉर्मेशन बहुत ही कम टेम्परेचर पे, जब हम किसी गैसियस पार्टिकल्स, ये भी गैसियस पार्टिकल्स को किस तरह के गैस के पार्टिकल्स, जनरली क्वांटम लेवल पे ऐसे पार्टिकल्स जिनको बहुत ज़्यादा सुपर कूल हम करते हैं, जब पार्टिकल्स को 200 सुपर कूल टेम्परेचर एब्सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट -273.15 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गैस के पार्टिकल्स को कूल करते हैं, तब इस स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्टेट कैसे फॉर्म होता है ये मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देता हूँ। जनरली आपके सिलेबस में नहीं है, जितना अभी तक मैंने इसके बारे में बताया बस इतना ही आपको पढ़ना है 9th में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक तो बोसॉन्स, ओके, एक बोसॉन्स होते हैं, और जनरली और इलेक्ट्रॉन्स, दो तरह के इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। बोसॉन्स के अंदर फोटॉन्स वगैरह आते हैं। फोटॉन्स क्या होता है? फोटॉन्स लाइट, आप जानते हैं लाइट जो होता है वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स के मिलने से बनता है। लाइट आप जानते हैं सन से जो लाइट निकलती है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ये लाइट वेव के फॉर्म में चलता है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनता है, जिसको हम फोटॉन कहते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। एटम मैंने आपको बताया था कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी मैटर का। तो जब ये बोसॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो
उनका जो मूव करने का जो डायरेक्शन होता है वो फ्रैक्शनल मूव करते हैं, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। और ये क्यों एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, ये आपको 11th में पढ़ना है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, क्योंकि इसके क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और बोसॉन्स जो होते हैं वो इंटीग्रल मोशन करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब हम एब्सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट पे, एब्सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट को -273.15 डिग्री सेल्सियस पे इन बोसॉन्स को जब हम, जो कि वेव की तरह नेचर बिहेव कर रहे हैं, वेव की तरह ये चल रहे हैं, जब हम कूल करते हैं तो एब्सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट पे ये बोसॉन्स जो हैं एक दूसरे के पास आने लगते हैं। आप जानते हैं कि गैस के पार्टिकल्स को कंडेंसेशन हम कैसे करते हैं, गैस को कूल करते हैं तो धीरे 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 वो पास आकर के लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कंडेंसेशन था, लेकिन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का फॉर्मेशन बोसॉन्स के थ्रू कैसे होता है, जब ये बोसॉन्स जो होते हैं इनडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल्स जो बोसॉन्स हैं, ये इनको एब्सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट पे हम कूल करते हैं तो ये एक दूसरे के अंदर आने लगते हैं, मतलब ओवरलैप करने लगते हैं, एक दूसरे के अंदर एब्सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट पे आने लगते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कूल करने पर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और एक्यूमुलेट होने की वजह से एक न्यू तरह का स्टेट बनता है, जिसकी प्रॉपर्टी अदर सारे जो भी फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर के उससे डिफरेंट है। इसी को हम बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट कहते हैं। तो ये सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, और प्लाज्मा स्टेट जो है वो सुपर हॉट स्टेट ऑफ मैटर है, ये आपको याद रखना होगा। ओके, तो इतना मैंने आपको, आज आपका लेसन जो है उसके सारे टॉपिक्स कवर हो गए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए। इस लेसन से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। इस वीडियो को आप देखिए और समझिए, और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, इससे जो भी आपके क्वेश्चंस उठे उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं।